जल्दी आ रहा हूं ताऊ जी। और मल्होत्रा फैमिली की एक खास खबर आपके लिए तोहफा बनाकर ला रहा हूं। अ गिफ्ट फ्रॉम मी टू यू। ये तो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कि इस उम्र में तोहफे सेहत के लिए अच्छे हैं या खराब हैं। एक बात का वायदा करता हूं तुझे कि वहां जाने से पहले मैं कोई ऐसा काम जरूर कर जाऊंगा जिससे तेरे बाप पे नाज रहे। पहली बार मुझे ये एतबार हुआ कि मैं वाकई बेकसूर हूँ। एमिली का कत्ल करके मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये गुनाह का एहसास मेरे दिल से बिल्कुल मिट गया है। तो आप कौन सी नर्सिंग होम में थी? मैं नर्सिंग होम में नहीं थी, तुम्हारी मम्मी के घर में थी। उन्होंने मुझे ठीक किया। मम्मी ने? आप जरूर फ्रेंड्स हो गए होंगे। मुझे यहाँ भेजा गया था ये जानने के लिए कि मल्होत्रा इंडस्ट्री में कौन ज्यादा अहमियत रखता है, ऋषभ या करण, ताकि मैं उसे अपनी मोहब्बत में फंसा लूं। इसलिए मैं तुम्हारे नजदीक आई थी। अपने पिछले हादसे को आज पर हावी मत होने दो। अपने पे तरस खाना बीमारी है, तो माफ करना, ये बीमारी तुम्हें है। What do you say? Yes. इससे पहले कि श्वेतलाना बिल पे कर पाए, आप हॉस्पिटल के सारे बिल हमारे यहां से भर दीजिए, बस। बेटे, ये तेरे और श्वेतलाना के बीच हमारा तुम्हारा कब से शुरू हो गया? मां, ये इस सब की शुरुआत श्वेतलाना ने की। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा सोचती है। अरे आप मां है ना, आपके लिए दोनों बराबर हैं, जैसे कि दो आंखें। पर मुझे धीरे धीरे ये महसूस होने लगा है कि श्वेतलाना पैसों के मामले में मुझे अपने से अलग रखती। बेटे, ये तेरा वहम है। मां, वहम होता तो आज तक उसने रुपए पैसे की तंगी के बारे में कहा नहीं होता मुझसे। एक बार भी नहीं कहा कि लेनिन मुझे इतने पैसों की जरूरत है। बड़ी बहन है ना, भाई से पैसे मांगने पर छोटी हो जाएगी। बचपन की आदत है अपने भाई पर जमा पूंजी लुटाने की, वो आदत गई नहीं है अभी। लेकिन इस भाई के दिल पर क्या गुजरती है मैं जानता हूं मां। यह है ना, आप शनाब दौलत कमाने के बाद भी मुझे कंगाले का एहसास होता है। थक गया हूं मैं अपने ऊपर खर्च करके, लेकिन यह दौलत कम नहीं होती। कम से कम एक बार मुझसे पैसे मांग लिए होते तो मुझे लगता कि मेरे ये इतने बरस की जुदाई सार्थक हो गई है। मुझे ये एहसास हो जाता कि मैं किसी लायक बन पाया हूं, वो नालायक छोटा भाई नहीं रहा हूं जो दिल में कोई भी ख्वाहिश उठने पर अपनी बहन के सामने बाहक जाकर हाथ फैला देता था। बेटे, तू तो मां, ये मेरा हक था, मेरा फर्ज था कि मैं अपनी बहन की शादी पर बेशुमार पैसा लौटाता, दुनिया भर की खुशियां उसके कदमों में लाकर डाल देता। उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन अब हूं तो कम से कम अब तो मुझे उस कर्ज से मुक्ति दे देना। वो मुझे ये एहसास दिला दे कि मेरी कामयाबी उसके किसी काम आई है। बेटे, तो अब भी तो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है। हाँ, वो सब मैं अपने मन के मुताबिक करता रहता हूं। इतनी राखियों तक मैं उससे अलग रहा। अगर मैं राखी के दिन होता तो कुछ ना कुछ करता ना मैं उसके लिए। उतना ही मुझे करने दे, पर नहीं करने देती मुझे वो। बेटे, उसकी जरूरत नहीं पड़ी होगी, और फिर उसका बिजनेस भी तो अच्छा चल रहा है ना। अरे दुनिया पड़ी है, पूरी दुनिया पड़ी है अपना बिजनेस जिताने के लिए। बहुत बड़ी आगे बिजनेस वाली वो। बेटे, तेरा प्यार कितना गहरा है रे। हाँ, पिछले 1 साल से हम लोग उसमें डूब रहे हैं और अभी तक छोर नहीं मिला है, और अब भी सारी उम्र पड़ी है। मुझे नहीं लगता श्वेतलाना को तेरी नाराजगी का पता है, वरना वो तेरी नाराजगी बहुत पहले ही मिटा दी। खैर, अभी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई है, बहुत मौके मिलेंगे। कहाँ मौके मिलेंगे मां? मुझे यूरोप वापस भी तो लौटना है।
हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ चलकर रहने लगे तो शायद ये शिकायत नहीं रहेगी मुझे। जाएगा तो तू तब ना जब तुझे वापस जाने दिया जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, जी भाई जी। माँ जी को गाड़ी तक छोड़कर आओ। आइए माँ जी। सुशा, एक अहम खबर लाया हूं। क्या? के.डी. सक्सेना एक नई शख्सियत और नया नाम धारण करके इंडिया आने की कोशिश में लगा हुआ है। तो फिर से ओखली में सर देने की तलब उठी है उसे। अच्छी तरह जानता हूं कि यहां की पुलिस हर चेहरे में उसका चेहरा तलाश कर रही है। या फिर हो सकता है कि यह सब उसका नसीब उससे करवा रहा हो। ठीक है, जब उसके मुकद्दर में लिखा है अपने ही देश में मरना, तो क्या किया जा सकता है। वैसे भी परदेश में उसका है कौन क्रियाक्रम करने वाला। करण, लगता है रंजीत आ गया। घबराओ मत रक्षिता। करण, तुम रंजीत को नहीं जानते। दरवाजा टूटा हुआ देखकर वो बिलबिल आ जाएगा। वो कुछ भी कर सकता है। करण साहब, हम लोग यहीं से देखते हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। हाँ करण, बंसल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऋषभ, कैसे हो तुम रक्षिता? सब ठीक तो है ना? ऋषभ तुम आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये सब क्या है? रंजीत कहाँ है? वो कहीं बाहर गया हुआ है। मैं उस पर बाहर नजर रखता हूँ। रंजीत बाहर गया? तुम लोग इसे लेकर निकले भी नहीं, क्यों? इसे समझाओ यहाँ से जाने के लिए। नहीं ऋषभ, मैं तुम दोनों के साथ नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो रंजीत तुम दोनों को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। बेकार की बातें मत करो रक्षिता। सबसे पहले तुम्हें सही सलामत यहाँ से ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है। उसके बाद हम रंजीत से निपट लेंगे। क्यों? नहीं ऋषभ, पिछली बार भी यही जिद की थी इसने, तभी इतना सब भुगतना पड़ा। प्लीज करण, नाराज मत हो। लेकिन रक्षिता, तुम भी तो अकल की बात करो। ऋषभ, तुम रंजीत को नहीं जानते। जब उसे गुस्सा आता है तो वो काबू के बाहर हो जाता है, बस तबाही मचाता हुआ फिरता है। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। फिर हम दोनों को यहाँ बुलाया किस लिए था? वो सारी जरूरी बातें तुम दोनों को बतानी थी। अरे कौन सी जरूरी बातें? पता नहीं, कोई है लंबी चौड़ी कहानी। वो यहाँ से जाने के बाद ही कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स गो रक्षिता। नो ऋषभ, प्लीज, तुम्हें वो बातें आज सुननी ही पड़ेगी। पहले मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। मल्होत्रा इंडस्ट्री में मेरा आना इत्तेफाक नहीं था, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। कॉन्स्पिरेसी? क्या बकवास कर रही हो तुम रक्षिता? ऋषभ, मैं बकवास नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे मल्होत्रा इंडस्ट्री के किसी फैमिली मेंबर ने रंजीत को किसी काम के लिए $1 मिलियन देने का वादा किया था, और काम हो जाने के बाद वो आदमी साफ मुकर गया। अरे कौन सा आदमी, कैसा काम? हमारे खानदान के किस आदमी की बात कर रही हो तुम? ऋषभ, वो मल्होत्रा खानदान का कौन सा फैमिली मेंबर है ये तो मैं नहीं जानती। हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि रंजीत मल्होत्रा इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुला हुआ है, और जो आदमी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है उसका नाम है कोई नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा। मनोज, वो भी जरा वो बैठेगा। और तुम? मुझे देखकर तुम्हें खुशी भले ही ना हो मेधा, पर इस तरह अफसोस जाहिर करना भी ठीक नहीं है। नहीं अभिजीत, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। दरअसल मैं थोड़ी डरी हुई हूँ बस। डरी हुई है? किस बात से? ऋषभ रक्षिता की तलाश में कब से गया हुआ है, काफी वक्त गुजर चुका है अभिजीत, उसका कोई पता नहीं, अभी तक नहीं लौटा। भाई, तलाश करने में वक्त तो लगता ही है, और खासकर तब जब ये पता ना हो कि तलाश कहाँ करनी है। वो विरार गया हुआ है। वहां के किसी फार्म हाउस में उस वहशी दरिंदे रंजीत ने उसे कैद करके रखा हुआ है। ये खबर तुम्हें किसने दी? पूजा आई थी।
रक्षिंदा ने पूजा को फोन किया था। अभिजीत, रक्षिंदा की हालत बहुत खराब है, लेकिन इतने बड़े विरार में ऋषभ रक्षिंदा को कहाँ ढूंढेगा? ऊपर से पूजा ने यह भी बताया कि करण भी विरार जाने के लिए रवाना हो गया। नाउ यू नो इट कि करण और ऋषभ की वैसे भी बनती नहीं है। करण के दिल में ऋषभ के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। और वहां वो जानवर रक्षिंदा का जेलर बनकर बैठा होगा। वो बिल्कुल जंगली आदमी है अभिजीत, और ऊपर से दिमागी तौर से बीमार भी है। मुझे इसीलिए डर है कि ऋषभ और उस आदमी के बीच, और वो रंजीत, उसके बीच कुछ झड़प सी ना हो जाए। लेकिन उसे इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था ना, कम से कम मेरे पास फोन तो कर देता। अभिजीत, पूजा ने जैसे ही बताया ऋषभ उसी वक्त यहाँ से निकल गया। और सच पूछो तो मुझे भी कुछ सूझा नहीं कि मैं उसे कोई सही सलाह दे सकती, और आई थिंक उसका जाना ही जरूरी था। भगवान करे कि किसी तरह ऋषभ को त्यागी का कांटेक्ट हो जाए बस। अभिजीत, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुबह से मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मनूस खबर आने वाली है। तुम कहो तो मैं वहां चला जाता हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो, क्योंकि यहाँ भी किसी का रहना जरूरी है, राइट? तुम यहीं रहो। तो फिर इस हालात में मुझे एक ही रास्ता नजर आता है कि अब हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। हेलो जी हाँ, बोलिए, क्या कंप्लेंट है आपकी? इंस्पेक्टर, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कंप्यूटर इंचार्ज मिस रक्षिंदा खान को किसी रंजीत नाम के आदमी ने कुछ दिन पहले किडनैप किया था। मैं उसी बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं एडवोकेट मेधा हेगड़े। देखिए, कुछ दिन पहले मिस रक्षिंदा खान को रंजीत नाम के आदमी ने किडनैप करके विरार के किसी फार्म हाउस में रखा हुआ है। कौन सा फार्म हाउस ये मुझे पता नहीं, तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी एक्शन लीजिए प्लीज जल्दी लीजिएगा, क्योंकि वहाँ किसी की जान का खतरा भी हो सकता है। थैंक यू मेधा जी, मैं अभी विरार की पुलिस चौकियों को इन्फॉर्म कर देता हूँ। एक्शन इमीडिएटली लिया जाएगा। ओके, थैंक यू, आई कॉल यू बैक। कोई नहीं लेगा। हरामजादे! मेरी बीवी की दवा दारू तुम बाद में करना, तुम्हें भी मरीज बना दूंगा। कोई भी हिला डोला ना, इस आदमी की खोपड़ी में खिड़की बनाकर यहाँ कत्लेआम मचा दूंगा। अपनी बीवी का कत्ल कर सकता हूँ तो किस खेत की मूली? मर जाएगी। मरने दो, मेरे किस काम की नहीं रही वो। अब एक जानवर है तू, जानवर, आदमखोर जानवर हूँ मैं, आदमखोर। कोई नहीं हिलेगा। इन अंदर जब मैं बिल्ली के कदमों की आहट सुन लेता हूं तो तू उससे ज्यादा क्या दबी पहुंच चलेगा? ये तमाशा बंद कर और ये रिवॉल्वर फेंक, फिर देख हम तोरा शख्सियत का ये बोटी बोटी काट कर रख दूंगा। सर फिर गया ना मेरा, तो कब्रिस्तान में आऊंगा यहाँ पे। कुछ मत करो। तू आखिर चाहता क्या है रंजीत? क्या चाहता है तू? शराफत से मुझे यहाँ से निकलने दो। अबे चले जा। कोई नहीं रोकेगा। कोई चालाकी नहीं चाहिए मुझे। और इस आदमी को मैं कार तक घुमाने ले जा रहा हूँ, कोई नहीं मिलेगा। हमू का मीना को देखता हूँ। होश में आओ रक्षिंदा, होश में आओ। तुम्हारे कहने का मतलब समझे नहीं। देखो श्वेतलाना, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम इस बात को अच्छी तरह समझ लो। किसी तीसरे आदमी को अगर तुम अपने दर्द की दास्तां सुनाओगी और उसके बाद वो मेरी कहानी सुने, तो उसके लिए ये बताना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा हादसा बड़ा था। अब देखो, तुम मुझे कितने दिनों से जानती हो, लेकिन मेरे दर्द का एहसास तुम्हें आज पता चला। मगर तुम्हारे गम का एहसास मुझे पहली मुलाकात में ही पता चल गया था। याद है जब हम हॉस्पिटल में मिले थे? तुम्हें देखते ही पता चल गया था कि तुम अपने दिल के अंदर पहाड़ जैसा गम उठाए फिर रही हो। तो इसमें गलत क्या है? मैं अपने गम की नुमाइश नहीं लगाती फिरती। केशव की मौत भले ही हो गई हो, लेकिन उसका गम मेरे सीने में अभी भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। और अगर वो किसी पर या सब पर भी जाहिर होता है तो मुझे उसकी परवाह नहीं। देखो श्वेतलाना, मैं दूसरों की परवाह की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम अपने प्रति लापरवाही मत बरतो। इस गम से बाहर निकलो। केशव की तो मौत हो गई है, लेकिन तुम उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दे रही हो।
उसकी लाश तुम अपने कांधे पर ले फिर रही हो। प्लीज स्टॉप इट सौरभ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन श्वेतलाना मैं प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो ना। ओके। उसने गाड़ी के सारे टायर पंचर कर दिए। अब क्या करें? क्या करें? रक्षंदा, रक्षंदा सब ठीक हो जाएगा। रक्षंदा, इसे इसे किसी भी हालत में अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ, तुम यही ठहरो। हाँ? प्लीज ऋषभ बचा। इसे होश आ गया, सब ठीक हो जाएगा रक्षंदा, सब ठीक हो जाएगा रक्षंदा। सुनो, मैं केशव मल्होत्रा के कातिल के बारे में जानती हूँ। रक्षंदा, कौन है? बोलो। केशव मल्होत्रा के कातिल का हाँ? का नाम। हाँ बोलो। रक्षंदा, रक्षंदा कुछ बोलो। रक्षंदा, गुड इवनिंग मिस देविका। बैठिए। थैंक यू। आपका मैसेज मिला कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, बस चला है। मेरा न्योता बड़े बड़े लोग नहीं ठुकरा पाते। आप आएंगे ये मैं जानती थी। आपके हुक्म पर मैं यहाँ चला तो आया, पर रास्ते पर ये सोचता रहा कि आपको मुझसे क्या काम पड़ गया। ये जो आप बात बात पे मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि रास्ते भर आप क्या सोचते आए होंगे। अफसोस कि आपके वो ख्वाब इस शाम की हकीकत से मेल नहीं खाएंगे। ये इत्तेफाक की बात है कि मैं सिर्फ शाम का वक्त निकाल पाई आपसे मिलने के लिए, और ये बार पास में था इसलिए आपको यहाँ बुला लिया। वरना जो मुझे आपसे कहना है वो मैं बहुत आसानी से भरी दोपहरी किसी मंदिर में भी कह सकती थी। लगता है सुन लिया जाए जो आप कहना चाहती हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको सांप या यूं कहिए नागिन की एक फितरत बताना चाहती हूँ, जो किसी जमाने में मैंने एक किताब में पढ़ी थी। कौन सी फितरत? नागिन में जहर बहुत होता है, लेकिन अगर उसे छेड़ा ना जाए तो वो बिना नुकसान पहुंचाए पास से गुजर जाती है। अगर उसे किसी किस्म का खौफ या हमले का डर महसूस हो तब वो अपना डंक निकालती है। मैं समझा नहीं। लगता है लेविन साहब की तरह आपने भी अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी तरह नहीं की। खैर, फिलहाल आप सिर्फ लेविन साहब को ये समझा दीजिए कि देविका वो पुरानी देविका नहीं रही। उसने सांप की चमड़ी की तरह अपनी पुरानी जिंदगी उतार कर फेंक दी है। इसीलिए उन्होंने ये जो लोग पाल रखे हैं मेरा पीछा करने और मुझ पे निगाह रखने के लिए, ये उनकी फिजूल खर्ची है। सांप की फितरत के पाठ पढ़ने की जरूरत लेविन साहब को नहीं है। अगर वो चाहे तो ऐसे सपेरे बन सकते हैं कि जिनके सामने अच्छे अच्छे नाग नागिन काबू में आ जाए। खैर, रही बात आप पर दिन रात चौकसी की, तो जब तक आपकी और श्वेतलाना जी की दुश्मनी चलती रहेगी, लेविन साहब के लोगों की निगाहें तुम पर यूं ही रहेगी। आदमी की अगर नौकर रखने की हैसियत हो तब भी उसे कुछ काम खुद अपने हाथ पैर मार के करने चाहिए। आपके लेविन साहब ने मेरे लिए इतनी बड़ी बटालियन रखी है मुझ पे नजर रखने के लिए कि वो खुद अंधे हो गए। हाल ही में अगर स्वेतलाना और मुझे कोई साथ देखे तो ये कभी नहीं कह पाएगा कि हम लोगों में कभी भी दुश्मनी थी। और अगर आपके लेविन साहब को इस बात पे भरोसा नहीं है तो उन्हें कहिए कि स्वेतलाना से खुद पूछ लें। ठीक है, आपका ये संदेशा उन तक पहुंचा दूंगा। और कुछ? जी नहीं, मैंने अपनी बात पूरी कर ली है। और अगर बात पूरी हो गई है तो मुझे लगता है आपको भी यहां से चलना चाहिए। फालतू ही मेरे सामने बैठे रहेंगे तो शायद
उल्टे सीधे ख्वाब देखना शुरू कर देंगे। गुड नाइट लॉयर साहब। Show